देखिए, आज हम लोग एक ऐसे वीडियो को लेकर के आए हैं जिसका आधार हम लोग बहुत पहले ही एक वीडियो के माध्यम से रख चुके हैं। वह वीडियो था जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला के नाम से अपलोड किए हुए हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूला आपका उस वीडियो में मैंने बताया है। आज का जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो हमारा डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, अर्थात हिंदी में उसको हम बोल सकते हैं समाकलन। और उस समाकलन से संबंधित जितने भी फार्मूला हैं वो सभी फार्मूला को हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप इतना समझिए कि आपके पेपर में यदि कैलकुलस के 42 या 44 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूला कम से कम 10 ऐसे फार्मूला हैं जो आपको दिखेगा। तो मैंने डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूला आपको वीडियो के माध्यम से कवर करा दिया है। और यह जो हमारा सेशन है वह इंटीग्रेशन के फार्मूला का है। इंटीग्रेशन में हम लोग सभी फार्मूला को करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि किस फार्मूला को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को किस प्रकार से रिवर्स प्रोसेस हम लोग कहते हैं, इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं समाकलन का परिभाषा एक्चुअल में होता क्या है। समाकलन क्या है? तो समाकलन एक ऐसा प्रक्रम है जो अवकलन के विरुद्ध क्रम है। हम यूं कह सकते हैं कि समाकलन क्या है, तो जो डिफरेंशिएशन का यदि उल्टा काम कर देंगे तो हमको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो सिंपल सा आप बात समझिए कि sin x का डिफरेंशिएशन करने पर cos x आता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन करने पर cos x आ गया, तो आप cos x का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो sin x आ जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन करने पर d by dx sin x is equal to cos x, आई इंटीग्रेशन ऑफ cos x is equal to sin x। उल्टा रिवर्स प्रोसेस होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले लाइन में लिख दिया कि समाकलन एक ऐसा प्रक्रम है जो अवकलन का विरुद्ध क्रम है। अवकलन का ठीक उल्टा होता है, जैसे आप यहाँ समझिए d by dx fx, मैंने कैपिटल fx मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर स्मॉल fx आ गया। कैपिटल fx एक ऐसा फंक्शन है जिस देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि fx हमारा एक फंक्शन है कैपिटल fx जिसका डिफरेंशिएशन करने पर स्मॉल fx आ गया। हमने क्या परिभाषा पढ़ा कि समाकलन एक ऐसा प्रक्रम है जो अवकलन का विरुद्ध क्रम है। तो यदि fx का समाकलन करने पर कैपिटल fx का समाकलन करने पर स्मॉल fx आ जाएगा, तो स्मॉल fx का हम लोग fx जो है कैपिटल fx का अवकलन करने पर हमें मिल रहा है स्मॉल fx। तो स्मॉल fx का समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल fx। जैसे यहाँ देखिए यदि d by dx कैपिटल fx इज इक्वल टू fx है तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन करने पर कैपिटल fx प्लस c मिलेगा। याद रखना है जब हम लोग इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो अंत में हम लोग c जोड़ते हैं। c हमारा एक समाकलन अचर है जिसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये बात समझ गए होंगे कि समाकलन क्या है, तो एक उल्टा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है आपका अवकलन का। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। अब हम लोग निश्चित यह जो आपका समाकलन दिया गया है और निश्चित समाकलन के कुछ गुण धर्म के बारे में देखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले आप समझिए fx और gx दो फंक्शन है जिसको जोड़ा गया है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा प्रॉपर्टीज हमको अलाउ करता है कि आप इसको यदि जोड़ में है तो जोड़ में आप अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक बार आप लोग fx से कर सकते हैं fx dx, एक बार हम लोग कर लेंगे gx का। मतलब हम लोग करेंगे क्या, यदि प्लस में है तो एक बार fx का इंटीग्रेशन और फिर प्लस देकर उसके बाद gx का इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों का हम लोग कर सकते हैं। यह केवल दो ही फंक्शन के नहीं, कितना भी फंक्शन प्लस और माइनस में जुड़ा हो तो हम लोग अलग अलग कर करके सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आइए आगे, जैसे यहाँ लिखा है दूसरा जो हमारा गुणधर्म है प्रॉपर्टीज है वह क्या है, k into fx dx। तो k एक प्रकार का अचर है, तो जब भी हमारा फंक्शन में अचर से गुना हुआ है तो उस अचर को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। तो हम लोग k को बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे fx।
dx का। याद रखना है कि k क्या है, जहां k अचर है, कांस्टेंट है, और कोई संख्या हो सकता है 2 4 5 जो भी हम ले सकते हैं। आगे समझिए तीसरा हमारा गुणधर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। कभी कभी सवाल बना के चल आते हैं, लेकिन इसी गुणधर्म का गलती भी करके चले जाते हैं। जैसे देखिए हमने आपको पहले बताया कि एफएक्स का इंटीग्रेशन करने पे एफएक्स आ गया, स्मॉल एफएक्स का इंटीग्रेशन करने पे कैपिटल एफएक्स आ गया। और मान लीजिए कि हमें x में k से गुना हुआ, यहाँ पे x में किसी चीज से गुना नहीं हुआ है, लेकिन x में यहाँ k से गुना हुआ है। जब x में k से गुना हुआ है तो हम जानते हैं कि एक स्मॉल एफएक्स का इंटीग्रेशन करने पर कैपिटल एफएक्स आ रहा है, तो हमारा यहाँ भी कैपिटल एफएक्स ही आएगा, लेकिन x की जगह पर आएगा kx। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि x में k से गुना है तो हमको k से भाग देना पड़ेगा, आप प्लस c जोड़ना पड़ेगा। आप इसको हम छोटा सा उदाहरण देकर भी आपको हम बता सकते हैं। देखिए जैसे हमने ले लिया cos 2x dx, इसका हम लोग को करना है इंटीग्रेशन। तो cos का फार्मूला होता है sin, cos का फार्मूला होता है sin, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin। x की जगह पे यहाँ पे है 2x, यहाँ पे लिख देंगे 2x अब प्लस c। अब इतना को हम आंसर छोड़ देंगे तो गलत है, क्योंकि हमें x में यहाँ पे 2 से गुना है। तो हमने बताया आपको प्रॉपर्टीज के माध्यम से x में k से गुना है तो k से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ x में 2 से गुना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर सही होगा sin 2x/2 प्लस c। ये प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। x में कोई हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल में जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है उसी कांस्टेंट से हमको पूरे इंटीग्रेशन को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा नंबर का प्रॉपर्टीज। ये हम लोग का प्रॉपर्टीज है जो हमें क्वेश्चन बनाने में बहुत सहायता करेगा, बहुत हमें हेल्प करेगा। देखिए जैसे पहले हमने क्या बताया, यदि ऐड या सब्ट्रैक्शन में हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आता है तो उसको हम लोग अलग-अलग कर सकते हैं। कांस्टेंट से गुना होगा तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर सकते हैं। यदि वेरिएबल में कांस्टेंट से गुना है तो कांस्टेंट से हम लोग डिवाइड करना पड़ता है। उसका उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया कि cos 2x का इंटीग्रेशन करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, x की जगह पर 2x लिख दीजिए, x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आगे हम लोग बेसिक समझ गए कि इंटीग्रेशन वास्तविकता में होता क्या है, इसको हम लोग इसके गुणधर्म क्या है। अब इंटीग्रेशन को करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से फार्मूला है जिसकी सहायता से हम लोग अपने इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारा x के पावर n। x के पावर n का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं कि पावर में 1 बढ़ा देते हैं, x के पावर n प्लस 1 लिख देते हैं, और जितना पावर हमारा बनता है उतना पावर से हम लोग डिवाइड लगा देते हैं n प्लस 1, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़। तो x के पावर n का आपका जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा वह x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और एक यहाँ पे एक स्पेशल फार्मूला हमारा dx, केवल सिंपल एग्जाम में आपको dx दे देना है और विद्यार्थी चक्र में पढ़ जाते हैं कि मैं यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप सिंपल समझिए केवल dx रहता है तो उसका इंटीग्रेशन हमारा होगा x अब प्लस c। केवल dx रहेगा तो इंटीग्रेशन x प्लस c। आपके पेपर में c की जगह पर k भी लिख सकता है, तो k भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, x प्लस k भी लिखेगा तो हम उसको सही करेंगे। या आप समझ गए कि x के पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, और dx का केवल इंटीग्रेशन करना होगा x प्लस c। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस c। और अगर हमारा फार्मूला है कि cos x का क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा पॉजिटिव sin x प्लस c। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये दोनों हम लोग को बहुत हैरान करता है। डिफरेंशिएशन sin x का करेंगे तो cos x पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन वही इंटीग्रेशन sin x पे करेंगे तो माइनस cos x आएगा। sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे d by dx sin x तो cos x आएगा, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x प्लस c होगा। अब वहां पे cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x आएगा, लेकिन यहाँ cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आएगा।
ये बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो विद्यार्थी को समझ में नहीं आ पाता है कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला कौन है, इंटीग्रेशन का फार्मूला कौन है। इसी बात को तो हम लोग को क्लियर करना है। अब आया sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारा होगा tan x अब प्लस c। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस c। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम लोग कह देंगे sec x प्लस c। cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cosec x प्लस c। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। इसके विपरीत आप सोचिए कि tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस किधर ले लेंगे, तो cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस किधर कर देंगे तो माइनस cosec x cot x हो जाएगा। इतना बात हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग अपने अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। यह है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में पढ़े थे कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस c। ये भी बात ध्यान रखिए कि वहां पे माइनस यदि लगता है तो वो cos हो जाता है, तो केवल आप माइनस बाहर निकाल दीजिएगा तो वो साइन कहीं रह जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस cos इनवर्स x प्लस c। वही फॉर्मूला 1/√1 माइनस x स्क्वायर को साइन में बोलेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस c बोलेंगे, cos में बोलना होगा तो माइनस cos इनवर्स x प्लस c बोलेंगे। अगला है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बहुत जगह हमको दिखता है। 1/1 प्लस x स्क्वायर यह इंडिफिनिट में भी दिख सकता है, डिफिनिट में भी दिख सकता है। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस c। और इसको tan में बोलेंगे तो tan इनवर्स x प्लस c बोलेंगे, लेकिन यदि इसको हम लोग cos में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे माइनस cos इनवर्स x प्लस c। आगे है 1/mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो यह फार्मूला होता है sec इनवर्स x प्लस c, या cosec में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। चलिए तीनों फार्मूला को ध्यान रखना। 1/√1 माइनस x स्क्वायर होगा तो sin इनवर्स x प्लस c बोलेंगे, cos में बोलना होगा तो माइनस cos इनवर्स x प्लस c बोलेंगे। 1/1 प्लस x स्क्वायर का फार्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस c, cot में बोलना होगा तो माइनस cot इनवर्स x प्लस c। 1/mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, इसका फार्मूला होगा sec इनवर्स x प्लस c, cos में बोलना होगा तो माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। और ये फार्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। एक e के पावर x, a के पावर x 1/x। e के पावर x का फार्मूला होगा e के पावर x। जब हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि e के पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो e के पावर x आएगा, इंटीग्रेशन भी करेंगे तो e के पावर x आएगा। अगला है a के पावर x। तो a के पावर x का होगा आपका a के पावर x बाई log a प्लस c। a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a के पावर x log a गुना में रहता है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो log a भाग में आ जाता है। a के पावर x बाई log a प्लस c। अब आया 1/x, तो 1/x चूंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, इसको बोल सकते हैं log mod x प्लस c। ये भी बात ध्यान रखिए, हमारे एग्जाम में जो पूछता है ना वो क्या पूछता है, वो हम सवाल कुछ इस तरह से पूछ देता है 1/x प्लस dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, और हम सोचे पहले तक इसमें क्या सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 यहाँ भी घातीय का यहाँ भी घातीय, तो बस वही फॉर्मूला लगेगा 1/x प्लस 1 का, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे log mod x प्लस 1 प्लस c। ये ऑब्जेक्टिव के लिए 1/x विद्यार्थी को याद रखता है, लेकिन 1/x प्लस 1 को समझ नहीं पाते हैं, तो 1/x प्लस 1 को ऐसे ही व्यवहार करेगा 1/x के तरह ही, जिसको भी log mod x प्लस 1 प्लस c बोल सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह।
जैसे आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ये तो हम लोग को डायरेक्ट अपोजिट तरीके से निकाल दिया। लेकिन जो हमारा अगला जो ये चार फार्मूला मैंने आपको लिखा है, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। एक होता है डायरेक्ट तरीका, एक होता है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करके बनाते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के माध्यम से बनाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के माध्यम से बनाते हैं। इस प्रकार इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यह जो हमारा तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। tan x का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन tan x का, वह होता है log mod sec x प्लस c, और sec का अपोजिट होता है cos। तो जब cos में इसको लिखना होगा तो इसको नेगेटिव लगा के बोलेंगे माइनस log mod cos x प्लस c। cos x का होता है फार्मूला log mod sin x प्लस c, और sin x का अपोजिट होता है 1 by cosec x। तो आप वहां पर यदि cosec x में बोलना होगा तो हमको नेगेटिव करके बोलना पड़ेगा log mod cosec x प्लस c। जनरली यही सब फार्मूला यूज होता है, लेकिन कभी-कभी हमें चकमा भी दिया जाता है। तो दोनों फार्मूला हम लोग को याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस c, नेगेटिव में बोलना होगा तो माइनस log mod cos x प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस c, यदि इसको नेगेटिव बोलना तो माइनस log mod cos x प्लस c। अब आया sec x का इंटीग्रेशन, तो sec x का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log mod sec x प्लस tan x प्लस c, log mod sec x प्लस tan x प्लस c। और इसको यदि हम लोग एक और भी फार्मूला इसका बोल सकते हैं, वह है हमारा log mod tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c। sec x का इंटीग्रेशन फार्मूला मिलेगा log mod sec x प्लस tan x प्लस c, और इसके लिए हम दूसरा फार्मूला बनाएंगे तो log mod tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c। आगे cosec x, cosec x का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, और इसका हम लोग दूसरा फार्मूला बोलेंगे तो log mod tan x by 2 प्लस c। ये चार फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा जाएगा। किसी का भी इंटीग्रेशन का आना एकदम तय है 100%। चारों में से किसी का भी इंटीग्रेशन पूछा ही जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो log mod sec x प्लस c, इसको नेगेटिव बोलना होगा तो माइनस log mod cos x प्लस c। cot x का बोलना होगा तो log mod sin x प्लस c, इसको नेगेटिव में बोलना होगा तो माइनस log mod cos x प्लस c। sec x का इंटीग्रेशन होगा log mod sec x प्लस tan x प्लस c, इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा फार्मूला log mod tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन log mod cos x माइनस cot x प्लस c, इसको दूसरा फार्मूला बोलेंगे log mod tan x by 2 प्लस c। आगे हम लोग अब आगे देखेंगे कुछ विशिष्ट फलों के समाकलन। देखिए कुछ विशिष्ट फलों के समाकलन में हम लोग को 1 से लेकर के 9 तक का फार्मूला देखना, और ये 9 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा डायरेक्ट फार्मूला के रूप में। चलिए देखते हैं इसको हम। पहला हमारा फार्मूला है 1/a² प्लस x²। तो यदि यहाँ पे 1 रहता केवल तो 1 प्लस x² tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ a² है तो आप इसको समझिए, आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब दूसरा क्या है माइनस के साथ में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 1/2a log mod a प्लस x by a माइनस x प्लस c। 1/a² माइनस x² का फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/2a log mod a प्लस x by a माइनस x प्लस c। अगला है 1/x² माइनस a², इसका भी फार्मूला हम बोलेंगे तो 1/2a log mod x माइनस a by x प्लस a प्लस c। अगला हमारा फार्मूला है 1/√a² माइनस x², इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स x by a प्लस c। 1/√x² माइनस a², अगला हमारा जो फार्मूला है इसका हमारा होगा log mod x प्लस
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब सेम बात यहाँ पे लिखते हैं प्लस 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो वह इसी तरीके से लिखेंगे लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आगे देखिए 3 फॉर्मूला 7, 8 और 9, इसको हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोला गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोलेंगे तो x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस इस क्या होगा, इसका होगा x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे 9 फॉर्मूला है और ये 9 फॉर्मूला हमारे ऑब्जेक्टिव में हमें नंबर दिला के जाए। इसको पूरा कंप्लीट याद कर लेना है, इस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तौर पर ऑब्जेक्टिव है। आगे हम लोग देखते हैं खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाई पास u इंटू v का फॉर्मूला। अभी तक मैंने बताया कि यदि प्लस में रहता है तो उसको अलग अलग कर लेते हैं, प्लस माइनस बनाएंगे तो अलग अलग कर लेंगे। गुना में रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो गुना में रहेगा तो देखिए u इंटू v, दो फंक्शन अलग अलग हो u इंटू v, तो हम लोग क्या करेंगे u और v, तो u को हम लोग बाहर करेंगे और v का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, u को बाहर v का इंटीग्रेशन, और जिसको हम लोग बाहर किए उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो du बाई dx, और यही इंटीग्रेशन एक बार फिर से रिपीट कर देंगे v dx। अब ये दोनों को मिलने से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका इंटीग्रेशन फिर से एक बार करेंगे और बीच में रहेगा माइनस का साइन, u को बाहर v का इंटीग्रेशन, जिसको हमने बाहर किया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यही इंटीग्रेशन फिर से रिपीट कर देंगे, उसके बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इसी के द्वारा एक फार्मूला हम लोग का बना है स्पेशल फार्मूला, जिसको हम लोग नाम देंगे e के पावर x fx प्लस f डैश x। यहां से 100% सवाल आना ही आना है इस फार्मूला से। e के पावर x एक हमारे यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस का साइन fx प्लस f डैश x। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं e के पावर x fx प्लस c, e के पावर x fx प्लस f डैश x रहेगा, इसका डायरेक्ट आंसर होगा e के पावर x fx प्लस c। आप इसका एक एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे e के पावर x और यहाँ लिख दिया मान लीजिए tan x, अब अगर मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x और dx, तो आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर x, तो यहाँ हमारा fx है और यहाँ हमारा f डैश x है। इसका आंसर क्या हो जाएगा e के पावर x fx, e के पावर x और fx का वैल्यू है हमारा tan x प्लस c। अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को समझना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो कि हमें ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यदि हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर में, तो ऐसी स्थिति में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या लिखेंगे, log mod fx प्लस c f डैश x बाई fx। यदि हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में है और फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि यह 1 बाई x की तरह बिहेव करेगा, इसको लिखेंगे log mod fx प्लस c। यह जो है हमारा फंक्शन fx है, उसी के बगल में हमारा डिफरेंशिएशन है f डैश x, तो यह हमारा फंक्शन x के पावर n की तरह बिहेव करेगा, और x के पावर n की तरह बिहेव करेगा तो fx का पावर हम लोग ये बढ़ा देंगे n+1 बाई n+1 प्लस c का। इस प्रकार इस दोनों को याद रखने से हमारा ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आगे हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन की भी बात करते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन हम लोग कैसे एक्चुअल में करते हैं। जो हमने इंटीग्रेशन का इंडिफरेंट प्रोसेस बताया उसको हम लोग को करना ही करना रहता है, और उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं।
और वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें अपना डिफरेंट इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाता है। ए को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और बी को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। मान लीजिए कि ये स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन करने पर कैपिटल एफ हमको मिलेगा, और प्लस सी हम लोग जोड़ देते हैं, और इसका इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर, फिर माइनस देंगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे b रखेंगे, एफ बी प्लस सी, उसके बाद माइनस साइन लगा देंगे। उसके बाद हम लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो एफ ए प्लस सी। अब यहाँ पे एक बार आ जाएगा एफ बी प्लस सी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ए, ये वाला कैपिटल एफ रहेगा, एफ ए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी, सी से सी कट जाएगा, तो हमारा केवल एक्चुअल वैल्यू बचेगा एफ बी माइनस एफ। कहने का मतलब है कि हमें जब डिफरेंट इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो हमको बार बार सी को ऐड करने की आवश्यकता नहीं, सी को अपने हटा सकते हैं क्योंकि लास्ट में सी करके जाता है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग करते क्या है कि एक बार हम लोग अपना अपर वैल्यू रखते हैं तो एफ बी, फिर माइनस के साइड, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं एफ ए, यही हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा एफ बी माइनस ए। इस प्रकार हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन से संबंधित सभी फार्मूला को भी कर लिए और डिफरेंट इंटीग्रेशन का मैंने शुरुआत भी आपको बता दिया। अगला वीडियो में हम आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी संबंधित बातों को बताएंगे, और साथ ही साथ जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। धन्यवाद।